कताई, सूत निर्माण, स्पिनिंग, यार्न कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कताई यानी सूत निर्माण और स्पिनिंग यानी यार्न कंस्ट्रक्शन। अब वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है, अतः धागे का निर्माण प्रक्रिया ही कताई प्रक्रिया कहलाती है। रेशे, विशेषकर प्राकृतिक रेशे, कपास, ऊन, लिनन, कटे फटे कोकूनों से प्राप्त रेशम आदि छोटे छोटे रेशों के रूप में रहते हैं। इन्हें एकत्र करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा साफ सुथरा किया जाता है। तत्पश्चात रेशों को एक दूसरे के आसपास सटाकर और समानांतर रखते हुए बट लिया जाता है। इस प्रकार बटाई के साथ साथ धागे में ऐंठन पड़ती जाती है और रेशे की कताई होती जाती है, जिसके फलस्वरूप अविरल लंबाई के, अविरल मीन्स इनडेफिनिट यानी जिसका कोई अंत ना हो, लंबाई के धागे प्राप्त होते जाते हैं। इंग्लिश में अगर हम बताएं तो एम कॉलियर के ने कहा है, स्पिनिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर short or staple fibers by drawing these from the fibrous mass and twisting these together. धागे की कटाई के साथ साथ रेशों को आपस में सटाकर खींचा यानी कि ड्राइंग आउट किया जाता है। ड्राइंग आउट कहा जाता है। इस प्रकार खींचना, ऐंठन देना और बटना, ये तीनों ही क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। फलतः कताई प्रक्रिया पूर्ण होती है और अविरल लंबाई के धागे का निर्माण होता है। डोरोथी सीजमैन लॉयल ने धागे को इस प्रकार से परिभाषित किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी देना चाहें आप, इसके आगे इम्पॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। यार्न ब्रिजेस द गैप बिटवीन द फाइबर एंड द फैब्रिक. It is the basic component of woven, knitted, braided, net और lace fabric. अर्थात रेशे को पास पास सटाकर समानांतर करके उन्हें खींचकर ऐंठन व बल देकर बटते हैं, जिससे अविरल लंबाई के धागे का निर्माण होता है, जिसे यार्न या सूत या धागा कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए और आगे भी आपको कहीं पे भी आती है तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। या फिर एक और है, हॉलन एंड सैडलर ने सूत के प्रकार पर वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है। अगर सूत रुक्ष, मोटे, कड़े, खुरदुरे और चमकीले होंगे तो इससे रुक्ष, मोटे, खुरदुरे, सतह वाला एवं चमकहीन वस्त्र का ही निर्माण होगा। अगर सूत चिकने, कोमल, मुलायम, बारीक, चमकदार होंगे तो इससे चिकने, चमकदार, सुंदर व मुलायम वस्त्रों का निर्माण होगा। अर्थात जैसा धागा होगा, जैसा रेशा होगा वैसा धागा बनेगा। परंतु धागा निर्माण के समय पे हमारे पास में पॉसिबिलिटी होती है कि धागे को हम ज़्यादा बटकर, कम बटकर उसको फिनिशिंग देते हुए धागे का निर्माण करें, तो उसमें जैसा धागा बनेगा उसी के हिसाब से वस्त्र का निर्माण किया जाएगा। धागे बनाने का प्रोसेस तकली यानी स्पिंडल से किया जाता है, ये जो कि ये है, या चरखे से किया जाता है। और आजकल इसके लिए मशीनें आ गई हैं। इसमें चरखा प्रोसेस जो है वो आप समझ सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे स्पिंडल लगी होती है, जो ये स्पूल होती है वही एग्जैक्टली यहाँ पे लगी होती है, और धागे को धीरे धीरे रुई में से धागा निर्माण किया जाता है। ये आपने गांधी जी के उसमें देखा होगा चरखा। ये केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो रोटेट करने के लिए, जिससे कि ये घूमे और इसके अंदर ऐंठन आती जाए या बटता जाए। जैसे जैसे ऊन को खींचा जाता है, रुई को खींचा जाता है, उसमें से धागा निकलता जाता है और बहुत सफाई से और बहुत सावधानी से इसको किया जाता है, इस प्रक्रिया को, अदरवाइज धागा बीच में टूट जाएगा।
धागा कहीं मोटा कहीं पतला हो सकता है, परंतु टूटना नहीं चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सटते जाएं और एक अविरल धागे का निर्माण होता जाए, और वो धागा जो निर्मित धागा है वो यहाँ पे इस स्पून पे स्पिंडल पे लिपटता जाता है। और इससे ये खादी में काम आता है, चरखे वाला जो धागा होता है जिसको हैंड स्पन फैब्रिक भी कहते हैं। हैंड स्पन यानी कि हाथ के द्वारा बटा हुआ धागा। सूत निर्माण निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। बिना ऐंठन दिए लंबे रेशे या फिलामेंट, ऐंठन दिए हुए लंबे रेशे या फिलामेंट, छोटे छोटे रेशों को एक साथ मिलाकर ऐंठन देकर बटकर अविरल लंबाई वाले धागों को तैयार करना, जिसको कि हम स्पन यान भी कहते हैं। एक रेशीय धागे जो ऐंठन युक्त भी हो सकते हैं और बिना ऐंठन वाले भी हो सकते हैं, जो ये ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स ही होते हैं। नेचुरल फाइबर्स मोनोफिलामेंट में नहीं आते, क्योंकि जो सिल्क है वो भी 2 फिलामेंट हमेशा एक साथ होते हैं। सिंगल फिलामेंट को यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत कमज़ोर होता है और उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। अब हम आते हैं निर्माण प्रक्रिया, रेशों से धागे का निर्माण। सभी प्राकृतिक वर्गों के रेशे भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। कुछ वर्गों के रेशे कपास, लिनन, ऊन की लंबाई अत्यंत कम होती है, जबकि कुछ रेशों की लंबाई सिल्क सभी कृत्रिम रेशे अत्यधिक 1200 से 14,000 फीट तक होती है। कपास का रेशा आधा इंच से 2.5 इंच का होता है। इसी प्रकार ऊन का रेशा 1 इंच से लेकर 8 इंच तक होता है। कुछ ऊनी रेशे 28 इंच तक भी लंबे होते हैं। सभी मानवकृत रेशों की लंबाई इच्छानुकूल व प्रयोजन के अनुसार रखी जाती है। कुछ रेशे अविरल लंबाई के बनाए जाते हैं, जबकि कुछ को काटकर छोटे छोटे रेशे बनाए जाते हैं। लंबाई के आधार पर रेशों का 2 वर्गीकरण किया जाता है। ये फिर से इम्पॉर्टेंट है। लंबे रेशे या फिलामेंट, जो लंबे रेशे होते हैं उनको हम फिलामेंट कहते हैं और छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं। ये शॉर्ट उसमें भी आ सकता है। फिलामेंट रेशे ये अविरल लंबाई के होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क फाइबर्स फिलामेंट रेशा होता है, जिसकी लंबाई 1200 से 4200 फीट तक होती है। कृत्रिम रेशों को फिलामेंट या स्टेपल किसी भी रूप में तैयार किया जा सकता है। यह वस्त्र के प्रकार, अनुरूप व प्रयोजन पर निर्भर करता है। फिलामेंट रेशे से इकहरे, दोहरे व बहुरेशीय धागे बनाए जाते हैं। चूँकि लंबे रेशों में छोर कम होता है, इस कारण इनसे सुंदर तथा चिकनी सतह वाले रेशों का निर्माण किया जाता है। एक रेशीय धागों को एक साथ मिलाकर ऐंठन देकर दोहरा धागा बनाया जाता है। स्टेपल रेशा, छोटे छोटे रेशों को स्टेपल रेशा कहा कहते हैं। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक रेशों के रेशे स्टेपल रेशे होते हैं। इन्हें पास पास हटाकर बटकर व ऐंठन देकर अविरल लंबाई के धागे बनाए जाते हैं। अतः इनसे बने धागे को स्पन यार्न कहते हैं। छोटे छोटे रेशों को इंच अथवा सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसके बाद हम आते हैं धागा निर्माण करने की विभिन्न अवस्थाएं। छोटे छोटे अव्यवस्थित उलझे हुए रेशों से किस प्रकार धागे का निर्माण होता है, अब इस प्रक्रिया को समझें। इसमें सबसे पहले धुनाई की जाती है। इस प्रक्रिया में अन्य कई रेशों को मिलाकर अथवा एक ही रेशे मतलब ब्लेंडिंग करनी है या एक सिंगल रेशे का ही प्रयोग करना है, एक ही वर्ग के रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक अशुद्धियाँ, धूलकण आदि से युक्त एवं उलझे हुए होते हैं। धुनाई प्रक्रिया द्वारा इन रेशों को सीधा व समानांतर कर दिया जाता है। साथ ही प्राकृतिक अशुद्धियाँ जैसे घास, पत्ते, बीज, तने के कुछ कठोर भाग, धूलकण आदि अलग हो जाते हैं।
धुनाई प्रक्रिया मशीन अथवा हाथों के से संपन्न होती है। मिश्रित धागे यानी ब्लेंडेड यार्न बनाने के लिए अलग अलग रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। जैसे कॉटस वूल धागे बनाने के लिए कपास व ऊन के रेशे मिलाए जाते हैं। टेरिकॉट धागे के लिए टेरिलिन व कपास के रेशे मिलाकर धागे बनाए जाते हैं। धुनाई प्रक्रिया से रेशे सीधे समानांतर व व्यवस्थित हो जाते हैं, अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, जिसके पश्चात इसकी पतली चादर तैयार होकर इसे 3 इंच व्यास का गोलाकार कीप की नली से निकालते हैं, जिससे मोटी पुनिया बन जाती है। उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र निर्माण हेतु धुनाई के पश्चात कंघी प्रक्रिया की जाती है, परंतु अगर निर्माण साधारण वस्त्र बनाते हों तो इसके लिए धुनाई की प्रक्रिया पोनियों के से सीधे ही कताई की जाती है। इन्हीं कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आप प्रक्रिया देख सकते हैं ये चित्र के द्वारा। इसके बाद आती है कंघी करना या कॉम्बिंग। उच्च कोटि के वस्त्र बनाने के लिए धुनाई की पश्चात कंघी की जाती है। इस प्रक्रिया से छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं व लंबे रेशे और भी सीधे व समानांतर हो जाते हैं। इनकी रचना भी सघन व व्यवस्थित हो जाती है। छोटे रेशों से निम्न कोटि का वस्त्र निर्माण होता है। हल्की बटाई करके पुनियाँ बना ली जाती हैं, परंतु ये पुनियाँ अनियमित आकार की, कहीं मोटी तो कहीं पतली होती है, इसलिए इन्हें खींचा जाता है। खींचना या ड्राइंग आउट। खींचने का अर्थ है छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग करना। इस प्रक्रिया में कंघी की गई पुनियों को घुमावदार घिर्री पर चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं। लंबे रेशों से उच्च श्रेणी का वस्त्र तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये प्रोसेस है ड्राइंग आउट की प्रक्रिया का। इसके द्वारा ड्राइंग आउट प्रक्रिया से एक तो रेशों को पैरेलल या समानांतर कर लिया जाता है, दूसरा उनकी यूनिफॉर्म कर दिया जाता है, जैसे वेट पर यूनिट लेंथ बराबर, डेंसिटी उनके बराबर है। कभी कभी जो ब्लेंडेड विभिन्न प्रकार के जो रेशे हैं उनको मिलाकर भी ये स्लीवर्स तैयार किए जाते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम रोविंग पे। खींचकर बनाई गई पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है, इसे ही रोविंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई की जाती है। इससे रेशे जो अब तक समानांतर थे पास पास आकर एक दूसरे पर घूम जाते हैं और अब इसकी रचना और भी अधिक सघन हो जाती है। फलतः ये पहले से भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। अब इनमें धागे का पतला स्वरूप दिखाई देने लगता है, परंतु अभी भी ये निर्बल होते हैं तथा जरा भी सी दबाव या झटका पड़ने पर ये टूट जाते हैं। इसके पश्चात स्पिनिंग होती है। सिल्क के रेशों में डीगमिंग की जाती है व कार्बनाइजिंग प्रक्रिया की, ऊनी रेशों में कार्बनाइजिंग प्रक्रिया की जाती है, तब इन्हें खींचने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये पहले बता चुके कार्बनाइजिंग क्या होती है और डीगमिंग क्या होती है। ये है रोविंग मशीन द्वारा रोविंग प्रक्रिया करने का दृश्य चित्र। अब हम आते हैं कताई पर। कताई यानी स्पिनिंग, यह धागे निर्माण की अंतिम अवस्था है। इस प्रक्रिया से वांछित लंबाई व व्यास के धागे प्राप्त किए जाते हैं। रोविंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया की जाती है। रोविंग से प्राप्त धागे को कताई मशीन पर चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलर लगे होते हैं, जिनमें प्रत्येक रोलर की गति पहले रोलर की गति से अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक व तीव्र होती है। अंतिम रोलर से निकलते निकलते धागे वांछित व्यास व आकार प्राप्त कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके चित्र कताई मशीन के और यार्न निर्माण व अंतिम व्यवस्था के। कताई की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, मैकेनिकल व केमिकल। मैकेनिकल स्पिनिंग भी दो प्रकार से होती है, ट्रेडिशनल मेथड
और दूसरा होता है जनरल मैकेनिकल मेथड। ट्रेडिशनल में तकली, चरखा आदि आते हैं, परंतु मैकेनिकल में रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, खुली अंतिम कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई तथा इलेक्ट्रोलैटिक कताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई आती है। केवल आप ये कैसे की जाती है इसके बारे में भी आपको ये और दूसरी होती है केमिकल स्पिनिंग। इसकी विस्तृत जानकारी हम कल की क्लास में करेंगे।